स्लोवाकिया को 1939 में उन्होंने अपना हिस्सा बना लिया। तो पहले ही युद्ध से, और यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है, सब में जब ऑस्ट्रिया के ऊपर कब्जा करा, जब चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करा, उस समय जो ब्रिटेन था, फ्रांस था, वो कह रहे थे कि नहीं, हिटलर से बातचीत कर लेते हैं, हिटलर इतना बुरा आदमी नहीं है, बातचीत से समझ जाएगा, संभाल लेंगे उसको हम, हिटलर को बहुत नाराज मत करो, अगर ये गुस्से हो गया तो जर्मन पता नहीं क्या कर दे, बातचीत करो। जबकि जितने जो आंदोलन थे यूरोप में, जो फांसीवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, वो सब इस बात को कह रहे थे, नहीं, हिटलर को रोको। और उनकी ये समझ थी कि हिटलर को प्रोत्साहित करो कि वो किसी तरह से रूस, सोवियत संघ के ऊपर आक्रमण करे और हम लोगों से अच्छी उसकी दोस्ती बनी रहे। तो किस तरह से उसको इस्तेमाल करा जाए सोवियत संघ के विरुद्ध, कम्युनिस्टों के विरुद्ध, ये उनका ये विचार था। और अंत में जब ये स्पष्ट हो गया कि ये संभव नहीं है, तो 1939 में युद्ध आरंभ हुआ। सितंबर में उन्होंने पोलैंड के ऊपर, जर्मन सेना ने पोलैंड के ऊपर कब्जा करा, और उसके बाद कुछ समय बाद सोवियत संघ के ऊपर उन्होंने आक्रमण करा 1941 के बाद। 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण करा, और उस आक्रमण के जून 1941 में आक्रमण हुआ, और उस आक्रमण के कुछ ही हफ्तों के बाद चर्चा हो रही थी कॉमरेड इंद्रजीत से लेनिनग्राड के बारे में, कि अगस्त में लेनिनग्राड की घेराबंदी कर दी। लेनिनग्राड की घेराबंदी बहुत सोच समझ कर की गई थी, और जैसा मैंने कहा कि इसमें शोध क्योंकि बहुत हो चुका है, इसलिए क्या उसमें उद्देश्य था उनका, वो बहुत स्पष्ट है, और इतिहासकारों की इसमें कोई मतभेद नहीं है कि लेनिनग्राड के ऊपर आक्रमण करना जो उनका उद्देश्य था, उसमें लेनिनग्राड को बिल्कुल खत्म कर देना, उसको नष्ट कर देना। ऑर्डर है हिटलर का कि जब हम घेराबंदी करेंगे, अगर सरेंडर की कोई रिक्वेस्ट आती है, मना कर दो, हमें सरेंडर नहीं चाहिए उनका, हम उन लोगों को ही खत्म कर देना चाहते हैं। ये जेनोसाइड है। सारी वहां के लोग, क्योंकि रूसी क्रांति वहां से आरंभ हुई थी, वहां उसको खत्म करना, उसकी एक सांकेतिक, एक सिंबॉलिक उसका एक महत्व था। उसकी घेराबंदी करी, और 900 दिन बात हो रही थी, 900 दिन, लगभग 3 वर्ष वो घेराबंदी रही। हिटलर का ऑर्डर था कि सरेंडर एक्सेप्ट मत करना, किसी ने सरेंडर की बात करी ही नहीं। उन्होंने कहा ये करने ही नहीं हम देंगे। 15 लाख लोग मारे गए, 15 लाख। लेकिन लेनिनग्राड में जो जर्मन सेना है वो एंटर नहीं कर पाई, उसके ऊपर अपना नियंत्रण नहीं कर पाई। इसी बीच एक और स्थान पर बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था। जैसे जैसे जर्मन सेना रूस के भीतर मार्च कर रही थी, तो स्टालिनग्राड में उनको बहुत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। 1942 जुलाई 1942 में स्टालिनग्राड पहुंचे। स्टालिनग्राड का अगले फरवरी 1943 तक का युद्ध है, भयानक युद्ध है। कोई स्टालिनग्राड का ऐसा परिवार नहीं था जिसमें 2 या 3 लोग युद्ध में मारे गए, कोई ऐसा परिवार नहीं था, भयानक। लेकिन रेजिस्टेंस इतना जबरदस्त कि 1943 फरवरी में पहली बार जर्मन सेना को हार का सामना करना पड़ा, और
फील्ड मार्शल पॉलस जो जर्मन जनरल था, कमांडर था वहां का, उसको फॉर्मल सरेंडर करना पड़ा। 90,000 सैनिक टुकड़ियां नाज़ी वो प्रिजनर ऑफ वॉर बना ली गई। ये पहली पराजय, स्टालिनग्राड की पराजय, इस सेना की पहली पराजय। इतना बड़ा धक्का लगा उनको कि उसके बाद फिर वो संभल नहीं पाए, क्योंकि ऑफेंसिव फिर रेड आर्मी का था। इसके पीछे कितना बलिदान है, कितनी तैयारी है, कितनी प्लानिंग है, कितने रिसोर्सेज इसमें लग रहे हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन उसके बाद फरवरी 1943 के बाद से जो पूरा इनिशिएटिव है वो रेड आर्मी के हाथ में। लेकिन फिर भी 2 साल और लगे बर्लिन तक पहुंचने के लिए। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में 1945 में, 2 साल बाद स्टालिनग्राड के, 1945 में जाकर अप्रैल में जो रेड आर्मी थी, जो लाल सेना थी, उसने घेराबंदी करी बर्लिन की। बर्लिन की बड़ा भीषण उसका संघर्ष था, एंटर करा, फिर घुस पाई वो बर्लिन में। और 30 अप्रैल को जब ये स्पष्ट हो गया था कि अब कोई रास्ता नहीं है बचने का, हिटलर ने 30 अप्रैल को आत्महत्या कर ली। और उसके कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, जो रेड आर्मी थी, और बड़ा भीषण संघर्ष है। आज भी बर्लिन में अगर आप जाएं तो वो जो बर्लिन का जो केंद्रीय क्षेत्र है, जहां पर सबसे भीषण संघर्ष था, सैन्य संघर्ष, आज भी कई बिल्डिंगों पे, अनेक बिल्डिंगों में, पुरानी बिल्डिंगों पे आज भी बुलेट्स के निशान हैं। और ये 1 या 2 निशान नहीं है, ये मतलब पूरी दीवारें हैं जिसके ऊपर वो आपको निशान आज भी मिल जाएंगे। बड़े आराम देखें। और उसके बाद 7 को जब बर्लिन पर पूरा कब्जा हो गया, और बड़ी मशहूर एक तस्वीर है, आपने जरूर देखी होगी कि एक रेड आर्मी का एक सैनिक जो है वो एक बर्लिन की ऊंची दीवार पे और लाल झंडा फहरा रहा है। तो वहां युद्ध समाप्त हुआ। उसके रूसी सेना का, रेड आर्मी का, सोवियत संघ की सेना का उस पर नियंत्रण हुआ। लेकिन उसके बाद का भी घटनाक्रम है, और वहां पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लें उस पर कि एक तो खैर उसका परिणाम ये हुआ कि जो अमेरिका, फ्रांस भी काफी लंबे समय तक नाजी सेना थी उसके अधीन रहा। लेकिन अंत में जो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका हैं, उनको ये घबराहट हुई कि कहीं जर्मनी पूरा समाजवादी ना बन जाए, और उन्होंने फिर इस पर जोर डाला कि जर्मनी का बंटवारा। इस बंटवारे के बारे में हम लोगों को यह समझ लेना, और केवल जर्मनी का ही बंटवारा ना हो, बर्लिन का भी बंटवारा हो। बहुत इसको हम देखेंगे कि किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है, फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इस बात को समझ लेना चाहिए, यूनिफिकेशन नहीं है, वो एनेक्सेशन ऑफ ईस्ट जर्मनी है। ईस्ट जर्मनी को जबरदस्ती पश्चिमी जर्मनी के साथ, यानी उस क्षेत्र के साथ जो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के अधीन था 1945 के बाद, उसको जबरदस्ती सम्मिलित किया गया। ये बहुत बड़ा कह करके साहब, बड़ा संघर्ष चल रहा था समाजवाद के खिलाफ, बड़े कम्युनिस्टों के खिलाफ, ईस्ट जर्मनी के खिलाफ। तो एक ईस्ट जर्मनी बना, जो कहा जाता था ये रूसी नियंत्रण में है या सोवियत नियंत्रण में है, और 3/4 जो जर्मनी था वो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने आपस में बांट लिया। वो पश्चिमी पूंजीवादी जर्मनी बना, वहां पूंजीवाद का विकास हुआ।
बर्लिन को इसी तरह से उन्होंने बांट लिया, उनका नहीं सिर्फ रूस कैसे रखेगा इसके ऊपर नियंत्रण अपना, इस शहर को बांट, इसीलिए दो हिस्सों में जर्मनी को, ये वॉल जो बनी थी, ये दीवार जो खींची गई थी, ये जो साम्राज्यवादी देश हैं उनकी सोची समझी चाल के तहत के बर्लिन को, क्योंकि उसकी एक बहुत सांकेतिक महत्व था, उसका बंटवारा भी करना चाहिए, इसलिए 3/4 बर्लिन को उन्होंने अपने अधीन कर लिया, बाकी को उन्होंने कहा कि ये जो है ये पूर्वी जर्मनी का हिस्सा रहेगा। तो इसको समझना चाहिए किस तरह से जर्मनी को में समाजवादी क्रांति जो जिसकी संभावना थी, क्योंकि वो एक लंबा संघर्ष चला था उसमें, और जिस तरह से जो रेड आर्मी थी उसने जो भूमिका निभाई थी, उसके चलते ये संभावना थी कि पूरा जर्मनी समाजवादी हो, उस संभावना को समाप्त कर दिया गया, उसका बंटवारा करके। इसके साथ साथ दो बातें और हैं जिस पर मैं चर्चा करके मैं थोड़ी 10 मिनट जरा आज के संदर्भ में बोलूंगा अंत में, लेकिन कि उस संघर्ष एक यूरोप में समाप्त हो गया था, लेकिन अभी एशिया का संघर्ष, विशेषकर पूर्वी एशिया का संघर्ष अभी चल रहा था। अगर हम महायुद्ध की बात करते हैं तो एक और देश था, वो जापान, जो जर्मनी और इटली के साथ मिला हुआ था, और वो इस युद्ध में था उनके साथ। और जापान में भी फासीवाद का विकास हुआ, विकास कहना उसका भी उद्भव हुआ था, वहां भी फासीवादी ताकतें 30 के दशक से बहुत ताकतवर हो गई थी, सत्ता में आ गई थी, और जो जापान का साम्राज्यवाद है उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करते हम लोग कई बार, और इस बात की जापानीज मिरेकल, जापानीज इकोनॉमी कितनी एशिया की वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये क्षेत्र उनका उपनिवेश हो गए थे। यहां तो बल्कि 1933 से ये चीन और जापान के बीच उसका कम्युनिस्ट शासन नहीं था, लेकिन वो संघर्ष चल रहा था। 1933 में जापान ने कब्जा कर लिया था बहुत बड़े क्षेत्र पर चीन के, और ये हम भुला देते हैं ये आंकड़ा कि अगर रूस के 3 करोड़ लोग मारे गए थे द्वितीय महायुद्ध में, चीन के 2 करोड़ मारे गए थे। सबसे अधिक अगर रूस के बाद किसी का बलिदान है तो चीन की जनता का। 3 और 2 अगर आप मिला लें तो आज का जो स्पेन है या फ्रांस है उसकी पूरी आबादी है। फ्रांस की आज की आबादी 6 करोड़ है। आप ये सोच लीजिए कि चीन और रूस ने मिलकर इतने लोग जो हैं गंवाए इस युद्ध। चीन की बात नहीं आमतौर पे की जाती। वो संघर्ष भी बड़ा भीषण था, वो तो 1933 से चल रहा था, वो महायुद्ध शुरू होने से पहले, और 2 करोड़ लोग उसमें मारे गए। अंत में जब चीन के लोगों ने वहां पर जो चांग काई-शेक की पार्टी थी और उसके साथ जो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने जब इनको खदेड़ा जापानियों को, तो वो लगभग विजय की ओर चल रहे थे। साथ ही साथ 9 मई 1945 जब यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद सोवियत संघ ने जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें अपना जो सैन्य जो कैंपेन है उसको और तेज कर दिया। उनका अभियान और तेज हुआ जापान के खिलाफ। इस घबराहट में कि जो कम्युनिस्ट हैं इन क्षेत्रों में, चीन में या रूस या सोवियत संघ, वो यहां पर विजयी ना हो जाए, 6 अगस्त को अमेरिका ने हिरोशिमा के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंक। उसके बाद नागासाकी। उसका एक लंबा इतिहास है। वो तो फेंकना ही था उनको, क्योंकि एक बार तो एक्सपेरिमेंट वो करना चाहते थे ह्यूमन पॉपुलेशन। लंबा एक प्रोजेक्ट था, वो बहुत लंबा प्रोजेक्ट था, पूरे वर्ल्ड वॉर से पहले वो शुरू हो गया था।
उसका एक अपना इतिहास है, उस पर बहुत शोध कार्य है, बहुत उसके ऊपर लिखा जा चुका है। लेकिन हम जानते हैं कि वो इंडिपेंडेंट था वॉर के। वॉर ने तो मौका दे दिया उन्हें, और जब वॉर समाप्त हो रही थी तो उनको ये बड़ी चिंता हुई कि भाई अब कहां इसको ट्राई करें हम। रेगिस्तान में तो हम एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, ह्यूमन बीइंग्स के साथ क्या होगा, इंसानों के साथ क्या होगा, वो तो देख लें इफेक्टिव है कि नहीं है ये। तो पूरा उन्होंने ये, और ये इतिहास लेखन जो पाश्चात्य इतिहास लेखन है उसमें बताया जाता है कि साहब अगर, क्योंकि जापान सरेंडर नहीं कर रहा था तो बहुत लोग मर जाते, इसलिए अमेरिका को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। अमेरिका हस्तक्षेप इसलिए कर रहा था क्योंकि उनको लग रहा था कि युद्ध तो समाप्त हो जाएगा, सोवियत संघ की सेना अब क्योंकि उस फ्रंट पर ज्यादा उसको शक्ति नहीं लगानी है, पश्चिम के जो फ्रंट है वेस्टर्न फ्रंट में, तो यहां पर उन्होंने अपना जो मोर्चा खोला है किसी तरह से उसको रोको। तो दो से उद्देश्य हो गए, एक तो रूस को, एक तो सोवियत संघ को रोक दिया, दूसरा उन्होंने एटम बम का एक्सपेरिमेंट कर लिया, क्या इंसानों के ऊपर कैसा उसका असर होता है। किसी यूरोप के इंसानों पर नहीं, क्योंकि वो तो श्रेष्ठ नस्ल है। मैं ये नहीं कह रहा, इस बात को प्लीज मत समझिए कि उसके ऊपर करना चाहिए था, लेकिन मैं उनकी सोच के अंदाज में कह रहा हूं कि उसको वहां उन्होंने जर्मनी में कभी इस्तेमाल नहीं करा। उन्होंने इस्तेमाल करा इस समझ से कि ठीक है, ये तो कीड़े मकोड़े, इनका क्या, मर भी जाएंगे तो क्या, श्रेष्ठ नस्ल नहीं है, लेकिन देख तो ले क्या होता है। तो वो देख लिया, उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, पता चल गया कि क्या होता है एटम बम। एक चीज और बस मैं कह के फिर जरा सा आज के संदर्भ में दो चार बातें करूंगा, बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि सब पार्टी के नेता हैं, मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं आज के हालात को। तो मैं आज क्या मैं हालात का बताऊंगा, लेकिन मैं एक चीज बता दूं और, कि जब किस तरह से कम्युनिस्टों को कमजोर करा जाए, सोवियत संघ को कमजोर करा जाए। 1943 के बाद लाल सेना का जो ऑफेंसिव था, जो अभियान था, वो बहुत तेज हुआ जर्मनी की तरफ जाने, और उसके बाद उन्होंने कई देशों में जो समाजवादी आंदोलन है उनके साथ मिलके, उनकी सहायता करके, पोलैंड में, हंगरी में, चेकोस्लोवाकिया में, बल्गेरिया में, इन सब स्थानों पर जो समाजवादी, युगोस्लाविया में, अल्बानिया में, इन सब जगहों पर समाजवादी सरकारें बनवाने में सहायता करी। अमेरिका और फ्रांस के तो उनके अधीन ही था, अमेरिका और ब्रिटेन की ये समझ थी कि देखते हैं, देखने देते हैं, मरने दो अभी इनको सारा भार उठा लेने दो इस सैन्य अभियान का। स्टालिन बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि भाई वेस्टर्न फ्रंट खोल दो, कुछ तो हम लोगों का प्रेशर कम हो जाएगा, एक और फ्रंट खोलो। नहीं खोलते, अभी इतने सैनिक नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं है, लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम, लॉजिस्टिक्स कहते हैं, लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। जून 1944 तक उन्होंने लगभग 1.5 साल, स्टालिन ने इतना रिक्वेस्ट करा बार बार कि वेस्टर्न फ्रंट खोलो, कुछ तो उनको अपने ट्रूप्स वहां पर लेके जाने पड़ेंगे, कुछ तो ट्रूप्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा वेस्ट में, सारा हमारे ऊपर कंसंट्रेट हो रहा है, सारी फौजें यहीं पर हैं, कुछ तो वहां भेजनी पड़ेंगी इनको। जून 1944 में जब ये स्पष्ट हो गया कि अब तो इतनी तेजी के साथ रेड आर्मी मार्च कर रही है कि कुछ ही समय में ये बर्लिन पहुंच जाएंगे, उनका चलो अब हम इंटर करते। ये इतना स्पष्ट है कि ये समझ के ये सारा जो सोवियत संघ है, इसको इतना नुकसान हो जाएगा इसमें कि वो दोबारा से अपने आप को
अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा से विकसित नहीं कर पाए। इतना नुकसान। तो इस तरह से युद्ध अभी जब चल रहा है और बड़ा उसका क्रिटिकल समय है, तब आप ये देखिए कि किस तरह की समझ चर्चिल और रूजवेल्ट और इन सब में है कि डिगोल जो फ्रांस का था उस वक्त, रेजिस्टेंस का, उनकी ये समझ है कि डिले करते रहो करते रहो करते रहो। जब ये लगा कि अब तो मामला ये अपने आप ही युद्ध को जीत लेंगे, तो उन्होंने अपने सैनिक जून में उतारे। तो ये आप देख, और उसके बाद जब अंत में जब उनको लगा कि जापान में ये हो जाएगा, हालांकि उसके बहुत भीषण बाद में वो संघर्ष समाप्त नहीं हुआ वहां पर, उसमें कोरिया का बंटवारा हुआ, उसमें वियतनाम का बंटवारा हुआ, वो एक अलग संघर्ष की कहानी है। जो साम्राज्यवाद के जो पाप है वो इतने ज्यादा है कि उनको गिनवाना जो है ना, वो कई बार आम बुद्धि के हम लोगों को पूरी तरह समझ नहीं आता। तो इसलिए हम लोगों को ये समझ के चलना चाहिए कि, और फाशिज्म का यूरोप में भी समाप्ति इससे नहीं हुई। मैंने इटली की बात नहीं करी, इटली में मसलूनी का 20 साल का शासन था, 1925 से लेकर वो सत्ता में आया था। फांसीवाद शब्द ही उसने जो है प्रचलित करा इटली में। उसको अप्रैल में 1945 में गोली मार दी गई और वहां पे जो मसलूनी की सरकार थी वो समाप्त हुई। लेकिन स्पेन में 1975 तक फाशिस्ट सरकार रही है, 1975 तक फ्रैंको की सरकार, उसका एक अपना इतिहास है। तो ये भी सोच लेना कि सब फांसीवाद एकदम यूरोप में भी समाप्त हो गया था, वो ये बात गलत है। और इसीलिए क्योंकि वो विचारधारा जीवित रही, उस जर्मनी के पराजय के बावजूद, इटली की पराजय के बावजूद, जापान की पराजय के बावजूद भी जो विचारधारा थी वो जीवित रही। और सोवियत यूनियन के विघटन के बाद से वो उसने बड़ा उग्र रूप फिर से धारण करा। और हम देखते हैं उसके जो परिणाम है पश्चिमी एशिया में क्या हुआ है, वो हो रहा है, हुआ है और हो रहा है। उसके अतिरिक्त जो भारत में जिस प्रकार से दक्षिणपंथ से जो फांसीवाद की तरफ जो एक मोड़ है, हमारी पार्टी की समझ है कि ये उस डायरेक्शन में है, लेकिन अभी पूरी तरह से फांसीवाद नहीं है। लेकिन हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि क्या वो तत्व हैं, वो सब तत्व मौजूद हैं। बड़े पूंजीपतियों का जो नियंत्रण है अर्थव्यवस्था पर, वो रोज हम अडानी की बात सुनते हैं, उससे पहले अंबानी की सुनते हैं, टाटा भी कोई बहुत पीछे नहीं है। बड़े पूंजीपतियों का जो एक वर्चस्व है और जो नियंत्रण है यहाँ की अर्थव्यवस्था पर, और उसका जो सरकार के साथ गठबंधन है, उसके अतिरिक्त जो विचारधारा के ऊपर जिस तरह से शैक्षणिक संस्थानों को अपने नियंत्रण में लेकर वहां क्या पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार का पाठ्य पुस्तकें होंगी, किनको नियुक्त किया जाएगा, उसके द्वारा ये अपना विचारधारा को आगे बढ़ाने का जो प्रयास है, उनका पूरा जो शिक्षा का जो पूरा ढांचा है, उसको किस तरह से पूरी तरह से नियंत्रण में लिया जाए, उसके ऊपर उनका, तो वो चाहे पाठ्य पुस्तकें हों, क्या उसमें सिलेबस होगा। और ये तो आप जानते ही हैं कि सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं है, वो साइंस में भी चल रहा है, मैथमेटिक्स में भी चल रहा है। मैथमेटिक्स में तो वैदिक मैथमेटिक्स कितना उस विचार को प्रचलित कर दिया है। कोचिंग सेंटर्स हैं वो वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। और उसके अतिरिक्त फिर इलेक्शन को किस तरह से, अभी ये इलेक्शन होके चुका है, किस तरह से जो इलेक्टोरल लिस्ट है उसको मैनिपुलेट करके और अपने आप को सत्ता में लाना और अपने आप को सत्ता में रखना, और जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक समुदाय, उनके अधिकारों को सीमित करना, या ये प्रयास करना कि वो उनके जो
वोट के अधिकार हैं उनको समाप्त कर दिया जाए किसी प्रकार। ये सब प्रयास है, जो ये सब वो तत्व हैं जो मिलकर, और इस संविधान पर तो किस तरह से कोशिशें हो रही हैं। जब ये अभी आप सब जानते ही हैं कि मुझसे कहीं अधिक के किस तरह से ये जो महिला आरक्षण बिल है उसकी आड़ में असल में जो मुद्दा था वो जो डिलिमिटेशन था वो लेकर आने का, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट उसके लिए वो करे बगैर वो किसी तरह से उस प्रावधान को लागू कर दें। तो ये सब चीजें हैं जिससे ये सब तत्व हैं। अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो आपको जो क्लासिक मॉडल हम लोग मानते हैं जर्मनी फाशिज्म का, उसमें ये सब तत्व आपको मिल जाएंगे। वो जब एक साथ आ जाते हैं तो उसके लिए वो फिर अपने आप वो फासीवाद बनता है, वो फासीवादी एक पूरा ढांचा तैयार होता है। और उसके लिए किस प्रकार का संघर्ष आवश्यक है। आज मैं कई हमारे साथी हैं, कई लोग जो पार्टी में के शुभ चिंतक हैं, जो सिंपैथाइजर हैं, बड़े डिमोरलाइज हो जाते हैं कि किस तरह से लड़ाएंगे, वो तो जीत रहे हैं। मेरे ख्याल से उन सब के लिए जो सोवियत संघ ने, कम्युनिस्टों ने, और यहां हम बात ही नहीं कर पाए जर्मनी के कम्युनिस्टों के जो बलिदान, फ्रांस के कम्युनिस्टों के जो बलिदान, स्पेन के कम्युनिस्टों के जो बलिदान है। 3 साल गृह युद्ध चला स्पेन में 1936 से लेकर और 1939 तक, जिसमें जो कम्युनिस्ट थे, समाजवादी थे, वो पराजित हो गए, जिसके कारण फ्रैंको और जो फाशिस्ट थे वो सत्ता में आए और लंबे समय तक सत्ता में रहे। बड़े उनके सबके बलिदान हैं। तो वो बलिदान अगर हैं तो उनसे प्रेरित होकर, डिमोरलाइज ना होकर ही हम संघर्ष को तीव्र कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से ये फासीवाद के ऊपर नाज़ी जर्मनी के ऊपर जो विजय थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान कम्युनिस्टों का था, लाल सेना का था, उससे हम यही प्रेरणा ले सकते हैं। धन्यवाद।